नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। ये आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। और लास्ट लेक्चर 2 में हमने देखा था स्वैपिंग क्या होती है, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या होता है, मेमोरी मैपिंग और प्रोटेक्शन क्या है, कितने टाइप से कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होते हैं। और उसमें हमने देखा था पार्टीशनिंग एलोकेशन मेथड के बारे में देखा था। उस पर जो प्रॉब्लम आ रही थी फ्रेगमेंटेशन की, वो हमने डिस्कस किया था। वो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो हमने डेफिनेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन उसके डेफिनेशन में अच्छे से आपको नहीं बताया था, तो वो आज के लेक्चर में बताया जाएगा। तो जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने हैं। बेसिकली आज हम पेजिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन बताएंगे, कॉम्पैक्शन क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, और उसके बाद ये पेजिंग में हम पेज क्या होते हैं, फ्रेम क्या होती है, पेज टेबल क्या होता है, पेज नंबर, पेज ऑफसेट, फ्रेम नंबर, एड्रेस ट्रांसलेशन, हार्डवेयर सपोर्ट, वेरियस एग्जांपल्स। तो हम ये पेजिंग के कंसेप्ट में जितना इस लेक्चर में हो पाएगा हम डिस्कस करेंगे। तो फिर बिना लेट किए हुए हम पहले फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, उसके बाद भी हम अगर किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट ना कर पा रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ये दो होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब कहा जाता है जब हमारे पास टोटल फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, लेकिन वे फ्री स्पेस जो है हमको कंटिन्यूअसली एक साथ नहीं मिल रहा है और उसके कारण हम किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाते, तो उसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। अब दूसरा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बेसिकली हमको मिलता है फिक्स्ड पार्टीशनिंग में, जिसपे हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। फिक्स पार्टीशनिंग में ये होता है कि एक जो कोई भी प्रोसेस होता है उसको एक ही पार्टीशन में रखा जा सकता है। तो जितना पार्टीशन में जो स्पेस बचता है तो वो किसी और दूसरे प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। एलोकेटेड मेमोरी में be slightly larger than requested memory and the size difference is memory internal to a partition but not big enough to use। तो बाद में वो यूज करने के लायक नहीं रह जाता, तो इसे कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो आज हम इस टॉपिक पे आते हैं कि कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन हमने देखा था कि वेरिएबल पार्टीशनिंग की सहायता से हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी वेरिएबल पार्टीशनिंग से, जिसे डायनेमिक पार्टीशनिंग भी कहा जाता है। लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसे हम वो वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम की सहायता से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है और उसे कहा जाता है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन में बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। तो एक डायग्राम में पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, फिर बीच में ब्लैंक जो है वो स्पेस नजर आ रहा है आपको, जो ये ऑक्यूपाइड स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर पार्टीशन 2, फिर ये ऑक्यूपाइड स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर पार्टीशनिंग 3, फिर बीच में ऑक्यूपाइड स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर पार्टीशन 4 है, उसके बाद भी एक स्पेस दिख रहा है।
तो इस स्थिति में ये होता है कॉम्पैक्शन में हम ये सारे जो प्रोसेस हैं उसको एक साइड पर मूव कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास एक बड़ी सी मेमोरी स्पेस उपलब्ध हो जाती है और इसे हम किसी भी प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल पार्टीशनिंग में जो हमने प्रॉब्लम फेस किया था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है और यह केवल डायनेमिक वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम में ही कॉम्पैक्शन पॉसिबल होता है। फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम में कॉम्पैक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो स्वैप अ प्रोग्राम आउट, रीलोड इट adjacent another, adjust its base register, compaction is possible only if relocation is dynamic। compaction तभी पॉसिबल होता है जब रिलोकेशन डायनेमिक होता है, मतलब वेरिएबल पार्टीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और compaction में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि less jobs in the memory while it is involved in the IO। तो अगर जो प्रोसेस है उसमें IO ऑपरेशन इन्वॉल्व है तो क्या बोलते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और इससे जुड़े हुए डिटेल हम देखते हैं। तो कब ये पॉसिबल होता है, कब ये नहीं होता। इफ रीलोकेशन इज स्टैटिक, अगर रीलोकेशन जो होता है स्टैटिक होता है एंड इट इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, अगर रीलोकेशन जो होता है वह स्टैटिक हो और इसे असेंबली या लोड टाइम में किया गया हो, कॉम्पैक्शन कैन नॉट बी डन। तो ऐसी स्थिति में कॉम्पैक्शन नहीं किया जा सकता। कॉम्पैक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ रीलोकेशन इज डायनेमिक एंड इट इज डन एट द एग्जीक्यूशन टाइम। तो रीलोकेशन जो होता है वो डायनेमिक हो और उसे एग्जीक्यूशन टाइम में किया गया हो, तभी हम तभी हम कॉम्पैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इफ द एड्रेस आर रीलोकेटेड डायनेमिकली, relocation requires only moving the program and data and then changing the base register to reflect the new base register। तो जब relocation जो होता है अगर डायनेमिक हो और रन टाइम में किया गया हो तो ही पॉसिबल होता है। और अगर ऐसा होता है तो आसानी से प्रोग्राम और डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव किया जा सकता है और केवल यहाँ पर बेस रजिस्टर की वैल्यू को ही चेंज करने की आवश्यकता होती है। लेकिन कॉम्पैक्शन जो होता है तो भी कॉम्पैक्शन जो होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें सारे प्रोग्राम्स को उठाकर एक लोकेशन से हमको दूसरे लोकेशन में मूव करते हैं। तो कॉम्पैक्शन जो है एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं है। तो उसी के लिए हम जो है दूसरा जो सॉल्यूशन पे जो जाते हैं वो होता है नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो जिसमें प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट करने की आवश्यकता नहीं होती, हम अलग अलग लोकेशन पे प्रोसेस को डेटा एलोकेट कर पाते हैं। तो इसी कंसेप्ट को पेजिंग कहा जाता है। कॉम्पैक्शन जो है एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, तो उसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अनदर पॉसिबल सॉल्यूशन टू द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इज टू परमिट लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कंटिन्यूअस। जो उसको एड्रेस स्पेस एलोकेट किया जाता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस प्रोसेस को, वो नॉन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दस अलाउइंग अ प्रोसेस टू एलोकेट फिजिकल मेमोरी वेयर एवर सच मेमोरी इज अवेलेबल। तो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में ये होता है कि हमें यह बाध्यता नहीं होती कि हमें किसी प्रोसेस को कंटिन्यूअस मेमोरी ही एलोकेट करना है। हमें जहां पर फिजिकल मेमोरी पे मेमोरी स्पेस फ्रीली अवेलेबल है हम उसे एलोकेट कर पाए, और इसी टेक्निक को नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन कहा जाता है। नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन में हम देखते हैं
कि हमें जहां पे भी फ्री स्पेस अवेलेबल मिलते हैं हम उसे प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली दो स्कीम होते हैं, पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो आज जो स्कीम हम डिस्कस करने वाले हैं वह स्कीम है पेजिंग। तो पेजिंग में फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस कैन बी नॉन कंटिन्यूअस। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है प्रोसेस का वो नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है पेजिंग में। प्रोसेस इज एलोकेटेड फिजिकल मेमोरी वेयर एवर द लेटर इज अवेलेबल। तो जहां पर फिजिकल मेमोरी अवेलेबल होगी जब भी उसे वो एलोकेट कर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड द नीड ऑफ कॉम्पैक्शन। और इसके कारण जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अवॉइड हो जाता है और कॉम्पैक्शन की जरूरत भी हमको नहीं पड़ती है। अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ वेरिंग साइज ऑफ मेमोरी चंक। और वेरिएबल साइज के मेमोरी को भी हमको रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। तो पेजिंग स्कीम में क्या होता है ये देखते हैं। डिवाइड्स फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम। तो पेजिंग में मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे फ्रेम कहा जाता है। आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर फिजिकल मेमोरी है और फिजिकल मेमोरी को हमने इक्वल साइज ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है और इसी ब्लॉक्स को फ्रेम कहा जाता है और हर फ्रेम की साइज इक्वल होती है। डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक ऑफ सेम साइज एज द फ्रेम साइज। तो फिजिकल मेमोरी को जिस साइज के ब्लॉक में फ्रेम में डिवाइड किया जाता है सेम उसी के साइज में लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड किया जाता है और उस ब्लॉक को पेजेस कहा जाता है। लॉजिकल मेमोरी में जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें पेजेस कहा जाता है और पेज की साइज और फ्रेम की साइज इक्वल होती है। द पेज साइज इज आइडेंटिफाइड बाय द हार्डवेयर। तो पेज की साइज जो है हार्डवेयर के द्वारा डिसाइड होती है जो हमने अभी डायग्राम में देखा था। डिवाइडिंग बैकिंग स्टोर इनटू ब्लॉक ऑफ द सेम साइज एज द फ्रेम साइज। तो जब फ्रेम को हम डिस्क में जो लोड करते हैं जिसको हम स्टोर कहते हैं तो वहां पर उसको बाद में रखा जा सकता है। कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फ्रेम्स। यहाँ पर हमें फ्री फ्रेम की इंफॉर्मेशन भी रखी जाती है। टू रन अ प्रोग्राम ऑफ n पेजेस नीड टू फाइंड n फ्री फ्रेम्स एंड लोड अ प्रोग्राम। सेट अप अ पेज टेबल टू ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। यहाँ पर अगर n साइज का एक प्रोग्राम है जिसको n पेजेस की आवश्यकता है तो हमको मेमोरी में n फ्री फ्रेम सर्च करेंगे और ये फ्री फ्रेम्स जो है मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे उपलब्ध हो सकते हैं और उसके बाद उस प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड किया जाएगा। उसके बाद हमें पेज टेबल को सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पेज टेबल की सहायता से ही लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस स्पेस में कॉपी किया जाता है और यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम उपलब्ध होती है। तो ये कैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेज टेबल के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ईच एड्रेस का ट्रांसलेशन कैसे होता है हम यहाँ पर देख रहे हैं। ईच एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो भी एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है पेज नंबर और दूसरा होता है पेज ऑफसेट। तो पेज ऑफसेट यूज्ड एज अ इंडेक्स इनटू द पेज टेबल। तो ये जो होता है पेज नंबर जो होता है पेज टेबल के इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो सीपीयू के द्वारा जो एड्रेस जनरेट किया जाता है उसमें पहला जो होता है वो पेज टेबल के लिए होता है, पेज टेबल का इंडेक्स होता है, और दूसरा जो होता है फिजिकल एड्रेस में उस फ्रेम में कहाँ पर किस बाइट के डेटा को एक्सेस करना है वो बताता है।
physical page offset combined with the base address to define the physical memory address that is sent to physical memory unit। तो पेज ऑफसेट जो होता है, पेज टेबल, ये जो पेज टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डायग्राम में दिख रहा है, ये पेज टेबल है। तो इस पेज टेबल में क्या होता है, फ्रेम का नंबर होता है, कौन से फ्रेम को हम एक्सेस करना चाहते हैं। यह जो ये पेज नंबर किस फ्रेम को बिलोंग करता है उसको ऐड कर दिया जाता है, और फिर जिस मेमोरी लोकेशन को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पर हम पहुंच जाते हैं। उदाहरण के साथ हम इसको देखेंगे। The logical address space is 2 to the power m and the page size is 2 to the power n। तो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो है 2 to the power m साइज का, और हर पेज की साइज है 2 to the power n। यहाँ पर हर चीज 2 to the power के n के टर्म्स में ही चलता है। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल एड्रेस हैज m बाइट्स। तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस का वो m बाइट का होगा, m बिट्स का होगा, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस स्पेस की साइज है 2 to the power m, सच दैट m - n लेफ्ट मोस्ट बिट डेजिग्नेट द पेज नंबर। ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वह पेज नंबर को डिनोट करता है, और पेज नंबर को डिनोट करता है, एंड Q इज द इंडेक्स टू द पेज टेबल। और यहाँ पर इस पे जो भी वैल्यू होती है वो जो होता है पेज टेबल के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। द राइट मोस्ट n बिट डेजिग्नेट द पेज ऑफसेट, और राइट का जो n बिट होता है वह पेज ऑफसेट को रिप्रेजेंट करता है। D इज द डिसिप्लिन विद द पेज नंबर। अब उस पेज पे कौन सा डेटा एक्सेस करना है, कौन सा बाइट या कौन से वर्ड को एक्सेस करना है, वो ये डी से डिसाइड होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले पी से हमें पता चलता है पेज टेबल का इंडेक्स, जो कि फ्रेम नंबर को कंटेन करता है, और फ्रेम नंबर जो होता है फिजिकल एड्रेस का फ्रेम का नंबर होता है, और डी बताता है कि उस फ्रेम में कौन से लोकेशन के डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया गया है। लॉजिकल मेमोरी है, उसमें 4 पेजेस हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। और यहाँ पर फिजिकल मेमोरी है। फिजिकल मेमोरी में टोटल 7 फ्रेम्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 7। और यहाँ पर पेज टेबल दिखाया गया है, और इस पेज टेबल पे जो है यहाँ पे ये जो इसका 0, 1, 2, 3 ये पेज टेबल का इंडेक्स है, और यहाँ पे पेज टेबल की जो वैल्यू है ये है फ्रेम का नंबर। ये क्या बता रहा है, फ्रेम का नंबर। जैसे 0 पेज जो 0 होगा वह हमको कहाँ मिलेगा, फ्रेम नंबर 1 में, और जो पेज नंबर 1 है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा फ्रेम नंबर 4 पे। उसी की तरह पेज नंबर 2 को जब हम एक्सेस करते हैं तो वो पेज नंबर 2 जो है हमको किस फ्रेम में मिलेगा, फ्रेम नंबर 3 पर मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये मैपिंग की जाती है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएंगी कि एक लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि n जो है फ्रेम की साइज है, पेज की साइज है, n यहाँ पर बता रहा है कि 2 के पावर में, तो पेज की साइज है 4 बाइट। n बता रहा है कि पेज जो ऑफसेट है उसमें कितने नंबर ऑफ बिट की आवश्यकता होगी, तो वो है 2 बिट्स। m बता रहा है कि नंबर ऑफ बिट्स जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने चाहिए, वो है 4। और यहाँ पर जो फिजिकल मेमोरी यूज की गई है उसकी टोटल साइज है 32 बाइट्स की है। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ पेज है वो है 8 पेजेस हैं, और हर पेज की साइज है 4 बाइट की है। तो टोटल हो गया 8 × 4, टोटल 32 बाइट्स।
तो एक लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अब देख सकते हैं। अगर लॉजिकल एड्रेस दिया गया है 0, तो यहाँ पर पता चलता है कि पेज नंबर कौन सा है 0, और पेज ऑफसेट भी क्या होगा 0। तो यहाँ पर 0 पेज पे हम सबसे पहले जाकर देखेंगे कि 0 जो पेज टेबल पे देखेंगे 0 पर कौन सा फ्रेम है। तो यहाँ पर ये है हमारे फ्रेम नंबर 5 पे ये रखा हुआ है, और ये फ्रेम नंबर तो f की वैल्यू हो गई 5, और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो पेज की साइज है, और पेज की साइज है यहाँ पर 4। तो 5 × 4 प्लस ऑफसेट, तो ऑफसेट भी क्या है d, वो भी है 0। तो इसकी सहायता से हम कौन सा लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं, जो ये a को अपन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एड्रेस क्या होता है वो 20। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको बहुत अच्छे से। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर अभी आपने एक एग्जांपल देखा जिसमें कैसे उसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी एक एड्रेस दिया गया है, जैसे कि हमको एक फ्रेम का नंबर दे दिया गया, जैसे कि 4, जैसे कि 5 दे दिया गया। तो 5 दिया गया है, तो उस पे जो है वो इंडेक्स क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर ये 1, पेज टेबल पे वैल्यू क्या आएगी 1, और उसके अंदर का ऑफसेट क्या होगा 1। तो यहाँ पर ये 1 पे जाएंगे, किस लोकेशन पे रखा है 6 फ्रेम पे। 6 फ्रेम जो हो गया 4 × 6, तो ये हो जाएगा 24, और 24 में कौन सा 1 रखा हुआ था, तो ये f को अपन एक्सेस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड एग्जांपल हम आगे देखेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी लॉजिकल एड्रेस दिया है उसको आपके बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सबसे पहले उससे हमको पेज टेबल का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। पहले के जो लेफ्ट मोस्ट बिट होते हैं, राइट मोस्ट जो बिट होते हैं उससे, और उसके बाद इंडेक्स में यहाँ पर देखना है कि कौन से किस फ्रेम में ये पेज रखा हुआ है, और उसके बाद वहाँ पर जाना है और फिर उसमें d को प्लस करना है। d बताएगा कि उस फ्रेम पे वो वैल्यू कहाँ पर रखी हुई है। अभी पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अक्सर लास्ट के पेज पर होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। जैसे कि पेज साइज है हमारा ये 2048, तो ये है 2⁻10 बाइट्स के जो है हर पेज की साइज है, और प्रोसेस की जो साइज है हमारा ये है 72,766 बाइट की है। तो अब यहाँ पर आप इसको पेज नंबर ऑफ पेजेस और बाइट्स में देखेंगे तो यहाँ पर 35 पेजेस की ज़रूरत होगी और 1068 बाइट्स की ज़रूरत होगी। तो जो बाकी तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में ये होगा कि जो 36 फ्रेम की हमको ज़रूरत पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम जो है 36 फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। 34 पूरे होंगे और ये इतने बाइट ऑक्यूपाइड करेगा, 106 बाइट ऑक्यूपाइड करेगा। तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो 2000 एक फ्रेम की साइज है माइनस जितना बाइट हमको यूज होगा वो, और ये 962 बाइट जो है अनयूज्ड मेमोरी बचेगी। ये होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, किसमें, पेजिंग में, और ये हमेशा होगा लास्ट जो हम फ्रेम ऑक्यूपाई करेंगे उसमें। वर्स्ट केस फ्रेगमेंटेशन इज 1 फ्रेम व्हेन द फ्रेम कंटेन ओनली 1 बाइट ऑफ द मेमोरी। तो कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि केवल जो लास्ट फ्रेम का एक ही बाइट यूज हो, तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा वो फ्रेम जो होता है वो अनयूज्ड होता है। तो एवरेज फ्रेगमेंटेशन, यहाँ एवरेज फ्रेगमेंटेशन जो होता है हाफ पेज का होता है। सो आर स्मॉल पेज साइज आर मोर डिजायरेबल, तो इसीलिए हमको इसको ख़त्म करने के लिए स्मॉल पेज साइज की ज़रूरत पड़ती है। नॉट नेसेसरली ईच पेज टेबल एंट्री टेक्स मेमोरी ट्रैक, तो हर पेज टेबल में एंट्री करनी पड़ती है। तो ये जो होता है पेज टेबल एक कम्प्लीटली ओवरहेड होता है। लार्ज फ्रेम साइज बेटर व्हेन
ट्रांसफॉर्मिंग डेटा टू ऑन फ्रॉम डिस्क। अगर हम लार्ज पेज की साइज रखते हैं तो यहाँ पर वो बेटर परफॉर्मेंस देता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि पेजिंग क्या होती है और एड्रेस की मैपिंग कैसे की जाती है। हमने देखा हार्डवेयर जो सपोर्ट किया जाता है वो हमने देखा, और पेज नंबर क्या होता है, पेज ऑफसेट क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। नेक्स्ट आगे आने लेक्चर में हम पेज टेबल का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है इस पे, जिसमें हम ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।